हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और हम यूपी एससीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट जो है वो लेसन 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लेसन 6 स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है पीछे वाली, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो सकती है, ठीक है। चैप्टर 6 आपका है महाजनपद की ओर। अब देखो, जनपद जो है वो कई तहसीलों से मिलकर बनता है और कई जनपद से मिलकर जो है वो हमारा प्रदेश बनता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है पहले के टाइम में छोटे जनपद मिलकर जो है वो महाजनपद बन गए थे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, जन से जनपद एवं महाजनपद। जन किसको बोलते हैं? वैदिक काल में जन एक राजनीतिक इकाई थी, ठीक है। लगभग 600 ईस्वी पूर्व में महाजनपदों का विकास हुआ था। इस समय वैदिक काल के जन का स्वरूप जो है वो एकदम बदल गया और ये जनपद से महाजनपद हो गए, महाजनपद बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है ये बने कैसे। तो अब देखो, कुछ जो समूह है उनका विकास किया है। महाजनपद जो है वो कुछ समूहों ने मिलकर किया हुआ है। कुछ जनपद के जो क्षेत्र बड़े थे और साथ ही जो दूसरे जनपदों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली भी थे, तो यही जनपद जो है वो क्या कहलाने लगे? महाजनपद कहलाने लगे। 600 ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद बने थे। उस समय 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में से 14 में राजतंत्र था और 2 में गणतंत्र था। इसके अलावा कुछ गण राज्य और भी थे जिनका प्रशासन भी गणतंत्री ही था। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कपिल वस्तु के शाक्य हैं और वैशाली के लिच्छवी, पावक के मल्ल आदि। ये क्या है? ये भी गण राज्य ही हैं। राजतंत्र में जो शासन का प्रधान होता था वो वंशानुगत राजा होता था। प्राचीन काल गणतंत्र में शासन की जो शक्ति संपूर्णतः जनता के हाथों में ना होकर किसी कुल अथवा गण विशेष के कुछ खास प्रमुख व्यक्तियों के हाथों में होती थी, जो कि गणतंत्र में शासन की शक्ति जो थी पूरे जनता में आपका नहीं था। यहाँ पे दिया हुआ है महाजनपद में से जो है वो 4 यहाँ पे महाजनपद प्रमुख है, जो कि दिया हुआ है। मगध, गया, मंगूर, कौशल, फैजाबाद, वत्स, इलाहाबाद, अवंती, मालवा। प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव हुआ। अब बदलाव में क्या बदलाव हुआ? महाजनपद काल में जो है वो राजा की शक्ति बढ़ गई थी। वह एक क्या हो गया, अति विशिष्ट स्पेशल व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक भी था। उसका जो मुख्य काम था, मुख्य कर्तव्य था, वो दुश्मनों से क्या था, प्रजा की रक्षा करना था और राज्य में शांति व्यवस्था करना था, कल्याण और न्याय करना था। शासन का जो काम था, शासन के काम में मदद हेतु और कई अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया। राजाओं की प्रकृति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन भी करता था। जो राज्य की आय थी, राज्य की आय के लिए प्रजा से क्या होता था, कर वसूला जाता था, जो राज्य की आय के लिए था, ठीक। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय जो है वो वस्तुओं की खरीदारी और जो बिक्री है, उस समय क्या था, रुपए पैसे के द्वारा होने लगी थी। बड़ी बड़ी जो सड़कें थी उसमें भी क्या था, व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी जो है वो भारत आते थे। शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए थे। फिर क्या बन गए, शहर बन गए। अब शहरों का जीवन क्या था, इस युग में जो पहले के अकॉर्डिंग तो एक बड़ा बदलाव आप देखने को मिला था, ठीक है। वह क्या था, शहरों का विकास था। इन शहरों का विकास जो है वो शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ था। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें जो है वो शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान जो जो गांव था वो क्या हो गया, शहर के रूप में बदलने लगा। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया था क्योंकि उन्हें क्या था, इन्हें कच्चे माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में अधिक सुविधा होती थी। इसलिए वो क्या करने लगे, एक ही जगह रहने लगे। विभिन्न व्यवसाय को पुत्र जो है वो अपने पिता से सीखने लगे और उसी व्यवसाय को करने लगे अपने पिता के द्वारा सीख के। विभिन्न प्रकार के जो शिल्प कार्य करने वाले थे उनको क्या किया गया था, अलग अलग वर्ग में रखा गया था, उनका अलग अलग वर्ग बन गया था। धीरे धीरे इनका जो कार्य है वो वंशानुगत होने लगा और समाज में अधिक जटिलता और कठोरता व्याप्त हो गई। .
यहाँ है मगध राजा, मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य कहाँ से कैसे क्या स्टार्ट हुआ? इन छोटे छोटे राज्यों में जो है वो एकता का अभाव था, कमी था। एक राज्य दूसरे राज्यों से क्या था, अधिक शक्तिशाली होना चाहता था। इस कारण वो लोग क्या करते थे, आपस में ही संघर्ष करते थे। बड़े बड़े राज्य जो है वो छोटे राज्यों को हड़पते चले गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे जो बड़ी मछली होती है वो क्या करती है, छोटी मछली को निकल जाती है। वे अपने राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाने लगे, जैसे दूसरे राज्यों के साथ जो है मित्रता करने लगे, शादी से रिश्ता बनाने लगे, संधि करना, या फिर सीधे क्या करते थे, आक्रमण कर देते थे। इस प्रकार जो एक राज्य है वो दूसरे राज्यों में मिलते चले गए। अंत में क्या हो गया, अंत में मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। साम्राज्य का मतलब होता क्या है, जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेता है तो उनका जो राज्य है वो साम्राज्य कहलाने लगता है। आगे दिया है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना, मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से क्या होने लगे, नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः जो है वो 3 राजवंश का शासन हुआ था। ठीक है, 6ठी शताब्दी में नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्या हो गया, 3 राजवंश का शासन चला। कौन कौन से, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश। इनका जो शासन काल था वो लगभग जो है वो 220 वर्षों तक चला था। घननंद नंदवंश का जो है वो अंतिम शासक था। घननंद जो है इस नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके समय में क्या था, सिकंदर भारत आया था। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें बहुत सारे हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण था कि मगध जो है वो एक विशाल साम्राज्य बन सका। यहाँ पे है सिकंदर और पुरु में युद्ध। यहाँ पे सिकंदर और पुरु का युद्ध आपको बताएगा। सिकंदर का आक्रमण। उन दिनों जो है वो यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मिसोडोनिया नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा जो सिकंदर था अपनी विशाल सेना लेकर क्या था, दुनिया को जीतने के मकसद से चलाया था। ठीक है, वह पारसिक जो हकमनी राज्य के सम्राट वह अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुँच गया था। वहाँ उसने क्या किया था, बहुत छोटे छोटे राज्यों को हराया था और उसमें से एक राजा क्या थे, पुरु थे। ठीक है, अब सिकंदर क्या था, लड़ते लड़ते वो क्या था, थक चुका था। जब उसने मगध के राजा जो है घननंद की विशाल सेना के बारे में सुना था तो उसने क्या किया, उसने ये फैसला लिया कि उसने मगध की सेना से उसने क्या किया कि वो मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया था और वो क्या कर दिया, और मिसोडोनिया जो है वो वापस लौट गया। अब यहाँ पे क्या है, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। राजनीतिक क्षेत्र से जो है वो ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव जो है वो सांस्कृतिक क्षेत्र पे पड़ा था। कैसे, सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था और सिकंदर के भारतीय आक्रमण के जो विवरण से मालूम चलता है कि भारतीय इतिहास की तिथि जो है वो इस निर्धारण करने में उस समय सहायता मिली थी सिकंदर के आक्रमण से। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभाव के लिए खोल दिए थे। इस घटना के बाद विदेशों से क्या हो गया, घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए थे। भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष ज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी जो लेखक हैं उनका गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई दिया। यहाँ पे ये दिया हुआ है जो मगध के जो 3 राजवंश थे, राज्य के वंश थे। यहाँ पे दिया हुआ है जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश है वो 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक था। शिशुनाग वंश है वो 492 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व में था और नंद वंश जो है वो 344 से 323 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है वो यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो जो है वो आपको यूपी टेट में बहुत हेल्प करने वाली है। यहाँ पे ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेसन 6। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 स्टार्ट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा है। मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।